चले तो आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए आज लेके आए हैं पॉलिटी का निचोड़, जो 6 से लेकर 10 तक का 6 to 10 का निचोड़ है पॉलिटी का। तो ये इसे अगर आप रिवाइज कर लेते हैं तो 100% है कि 4 से 5 पॉलिटी के सवाल जो है ना आपके हर एग्जाम में आ जाएंगे। चलिए देख लेते हैं क्या क्या। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक विषय का कितना पूछा जाता है? 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। 4-5 अगर आ रहा है तो बहुत आ रहा है। चलिए देख लीजिए। बोला है प्राचीनतम लोकतंत्र का प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो लिच्छवी गणतंत्र से मिले हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और लिच्छवी गणतंत्र कहाँ पड़ता है? तो वैशाली में पड़ता है। बोला है लिच्छवी गणतंत्र किस नदी के तट पर बसा है? तो ये गंगा नदी के तट पर बसा है। फ्रांस में लोकतांत्रिक शासन करने कब डाली गई? मतलब लोकतांत्रिक शासन कब डाली गई? तो 1789। मतलब कहने का मतलब है अगर लिच्छवी गणतंत्र के बाद कहीं लोकतांत्रिक शासन आया तो फ्रांस में आया था। ये कहने का मतलब ये है, ठीक है। लोकतंत्र में क्या स्वतंत्रता दी गई है? तो लोकतंत्र में विचार, अभिव्यक्ति, संघ बनाने, उपासना, धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। उसके बाद है नेपाल में लोकतंत्र कब बहाली हुआ? तो नेपाल में 2006 में लोकतंत्र की बहाली हुई है। डेमोक्रेसी किस भाषा के शब्द है? तो डेमोक्रेसी यूनानी भाषा का शब्द है। डेमोक्रेसी यूनानी भाषा से बना हुआ है। लोकतंत्र के कितने प्रकार है? तो लोकतंत्र के 2 प्रकार है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण क्या है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण तथा यह कहाँ पाया जाता है? तो सॉरी, अप्रत्यक्ष नहीं होगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण जो है जनमत संग्रह है, आरंभन है, प्रत्यावर्तन है और लोक निर्णय है, ठीक है। इतना जो है ना अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण है। तो ऑप्शन में डायरेक्टली आया हुआ है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या क्या नहीं होता है और क्या क्या नहीं होता है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो क्या क्या होते हैं? जनमत संग्रह होता है, आरंभन होता है, प्रत्यावर्तन होता है और लोक निर्णय होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। उसके बाद बोला है लोकतंत्र की सही विशेषता क्या है? एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि ये सही विशेषता है लोकतंत्र का। लोकतंत्र किन 2 शब्दों से बना है? तो डेमोस और प्लस क्रेसिया से बना हुआ है। डेमोस प्लस क्रेसिया से बने हुए। संविधान सभा के प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा के प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर को बनाए गए थे। प्रारूप समिति कब अपना रिपोर्ट सौंपा था? तो प्रारूप समिति अपना रिपोर्ट 4 नवंबर 1948 को सौंपा था। संविधान सभा कब लागू हो गया? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा लागू हो गया। प्रारूप समिति के अनुसार कितने अनुसूचियां बनाई गई? तो प्रारूप समिति के अनुसार जो है ना 8 ही अनुसूचियां बनाई गई है, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूची हमारे संविधान में है, अर्थात 4 संशोधन के जरिए किया गया है। उसके बाद बोला है संविधान सभा के अध्यक्ष पहली बार कौन बने? संविधान सभा के पहली बार अध्यक्ष जो है ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के जरिए मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? तो भारत में नागरिकता जो है ना एकल नागरिकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, भारत की नागरिकता एकल है। वोट देने का आयु क्या है? वोट देने की आयु 18 वर्ष है, अर्थात जब 18 वर्ष आप हो जाएंगे तभी आपको मतदाता सूची में नाम आएगा। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष को कब जोड़ा गया? तो धर्मनिरपेक्ष को 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। नेहरू रिपोर्ट कब तैयार हुआ? तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार हुआ। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है ना 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, मतलब पेश किया गया, यहाँ पे होगा। आगे बोला है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? तो प्रारूप समिति जैसा कि हम बता ही दिए थे भीमराव अम्बेडकर बने थे। प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो ये 42 नहीं 52 होगा, ठीक है। 1952 में होगा। इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा जब आप लिखिएगा। बोला है कि भारत कुल निर्वाचित क्षेत्र के कितने निर्वाचित क्षेत्र में बांटा गया है? मतलब भारत में कई गो निर्वाचित क्षेत्र में बांटा गया? तो 543 निर्वाचित क्षेत्रों में भारत बटा हुआ है। भारत में अनुसूचित जाति के लिए कुल कितने सीट है? तो अनुसूचित जाति के लिए कुल 84 सीट है, आरक्षित है, ठीक है। उसके बाद है भारत में अनुसूचित जनजाति के लिए कुल कितने सीट है आरक्षित है? तो ये 47 सीट आरक्षित है। इसको होता EST हो गया और ESC हो गया। इस बात को ध्यान में रख लीजिए। SC के लिए 84 और ST के लिए 47। मतदाता के अनुसार चुनाव लड़ने का उम्र क्या होना चाहिए? ठीक है, तो 21 वर्ष होना चाहिए पंचायत में और विधानसभा में 25 वर्ष, ठीक है। विधानसभा में आपको कितना होना चाहिए? 25 वर्ष और पंचायत में 21 वर्ष। पंचायत में 21 वर्ष। जमानत राशि जब्त करने का अर्थ क्या है? जमानत राशि जब्त करने का अर्थ है कि डाले गए मत, ये नहीं होगा, डाले गए
कुल डाले गए मत का 1/6 नहीं आने पर जमानत राशि जब्त हो जाता है। मतलब जो भी मत कैंडिडेट खड़ा होता है, अगर वो डाले गए मत का 1/6 भाग नहीं ले पाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर लिया जाता है। बोला वोट देने के लिए अनिवार्य क्या है, वोट देने के लिए अनिवार्य क्या है, तो पहचान पत्र के रूप में ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, बिजली बिल और उसके बाद है पहचान पत्र, ये सारे चीज़ें हैं। हाँ, बिजली बिल से आप वोट दे सकते हैं। पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग कब किया गया, तो पहली बार ईवीएम का प्रयोग 2004 में हुआ है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। वर्तमान में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है, तो वर्तमान में टोटल 6 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। भारत के पहले चुनाव आयोग कौन थे, तो सुकुमार सेन, ठीक है, सुकुमार सेन थे। वर्तमान में चुनाव आयोग कौन है, तो राजीव कुमार है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार की सूची कब डाल दिया गया, तो 2002 में। लेकिन यह लागू कब हुआ, 2010 में। इस बात को ध्यान रखिएगा, 2 तरह के प्रश्न आते हैं। अगर मान लीजिए कि लागू के बाद पूछता है तो 2010 आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर जैसे ही ये डाला कब गया सूची में, तो 2002 में। 86वां संविधान संशोधन जब हुआ था 86 नंबर का, तो उसी समय कर दिया गया था। 14 वर्ष वाले बोला है, 14 वर्ष से कमाई वाले, कम कमाई होगा, 14 वर्ष से कम होगा यहाँ पे, ठीक है, कम वाले से, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ कहने का मतलब है कि 14 वर्ष से कम वाले का काम लेने का अपराध घोषित किया गया है। मतलब कब से घोषित किया गया है ये बोला है, तो 10 अक्टूबर 2006 से, क्योंकि लागू यहीं से हुआ है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि 10 अक्टूबर 2006। कार्यपालिका के प्रधान कौन होता है, तो कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक जैसे ही पूछ देगा तो आपका प्रधानमंत्री हो जाएगा। यहाँ पे बोला है वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं। शासकीय संस्था में कौन कौन आते हैं, मतलब कौन कौन शासक है, तो शासक संसद है, कार्यपालिका है और सर्वोच्च न्यायालय, ये सब शासक है। क्या है, शासक है। लोकतंत्र में अधिकतम लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी होती है, तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या 552 हो सकता है। मतलब ऐसे है कितना, 545 था अभी, लेकिन दूगों को मनोनीत वाला को हटा दिया गया है, 543 ही निर्वाचित होते हैं, 543, और हो कितने सकते हैं, तो 552। लोकसभा में वर्तमान में कितने सदस्य राज्य से आते हैं, तो राज्य से आते हैं 524। लोकसभा और 524 राज्य से आ गए, और उसके बाद 19 जो है ना केंद्र शासित प्रदेश से आता है। इस तरह से टोटल मिलाकर 543 है। लोकसभा और राज्यसभा के कार्यकाल क्या होता है, तो लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा का 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है, ठीक है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जनरली बच्चा क्या लगा के आएगा, 6 वर्ष, तो आधा अधूरा ज्ञान 6 वर्ष होता है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछेगा तो 6 वर्ष होगा। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है, राज्यसभा विघटन नहीं होता है, क्योंकि वो एक अस्थायी सदन है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है, ठीक है। उसके बाद बोला है राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 250। अधिकतम कितने हो सकते हैं, 250। राज्यसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो निर्वाचित होने वाले की संख्या है 238। लोकसभा का कार्यकाल कब 6 वर्ष का हो गया था, तो 1976 में। 1976 में लोकसभा 6 वर्ष के कर दिए गए थे, लेकिन पुनः फिर से 5 वर्ष के हो गया। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में ओम बिरला है लोकसभा के अध्यक्ष। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटने वाला प्रधानमंत्री कौन है, तो अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी अविश्वास प्रस्ताव से हटने वाला प्रथम व्यक्ति है। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव इससे पहले मोरारजी देसाई के विरुद्ध भी लाया गया था, लेकिन जब पास होता उससे पहले ही वो त्यागपत्र दे दिए, इसके कारण वो नहीं हटे, नहीं तो वो ही पहले बन जाते हैं, ठीक है। आगे बोला है राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य का मनोनयन करते हैं, ठीक है। मनोनयन कितने सदस्य, तो 12 होगा, यहाँ पे डबल 12 लिखा गया। 12 सदस्य को मनोनयन करते हैं। यह प्रावधान हमने आयरलैंड से लिखा है। यह प्रावधान हम कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से सीखे हैं। मनोनयन करने का प्रावधान हमने आयरलैंड से सीखा है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कितने उम्र होने चाहिए, तो 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होना चाहिए, वही लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। बैंक सेवा आयोग विधेयक
एक बैंक सेवा आयोग विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। तो संयुक्त बैठक का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा का अगर बात नहीं बनता है अलग अलग, तो दोनों एक जगह इकट्ठा होकर बैठते हैं, उसी को कहते हैं संयुक्त बैठक। तो ये कब बुलाए गए थे? तो 1978 में। किस पर? तो बैंक विधेयक पर, ठीक है, बैंक के लेकर के बुलाया गया था। धन विधेयक राज्यसभा को कितने दिन के अंदर सुझाव देना पड़ता है? 14 दिन के भीतर। अगर 14 दिन के भीतर अगर सुझाव नहीं देगा तो धन विधेयक अपने आप पास हो जाएगा लोकसभा के जरिए। किसके हस्ताक्षर पर कोई विधेयक अधिनियम बन जाता है? तो राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करते तब तक वो अधिनियम नहीं बनता, अर्थात राष्ट्रपति साइन किए अधिनियम बन गया, मतलब वो कानून बन गया। धन विधेयक कहाँ पेश किए जाते हैं? तो धन विधेयक लोकसभा में पेश किए जाते हैं, क्योंकि राज्यसभा का उसका अधिकार नहीं है। 14 दिन के अंदर माने चाहे न माने उसको पास करना ही पड़ेगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। विधायक कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के विधायक होता है, एक होता है साधारण, एक होता है धन, अर्थात धन विधायक और साधारण विधायक। किस विधायक पर मतभेद होने पर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? तो साधारण विधायक पर मतभेद होने पर संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। संयुक्त बैठक से मतलब है लोकसभा और राज्यसभा साथ में बैठेंगे, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो लोकसभा के अध्यक्ष ही अध्यक्षता करते हैं। इस बात को ध्यान में, ये भी पूछा गया है कि जब संयुक्त बैठक चल रही हो तो उस समय अध्यक्ष कौन बनेंगे? तो लोकसभा के अध्यक्ष, उसको स्पीकर भी कहते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन चुनते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा सदस्य ही चुनते हैं, लोकसभा के सदस्य खुद चुनते हैं। भारतीय संसद में के 2 सदन कौन कौन है? तो निम्न सदन लोकसभा है और उच्च सदन राज्यसभा है। निम्न सदन लोकसभा है और उच्च सदन राज्यसभा है। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। संसद में कौन कौन आते हैं? संसद में आते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जनता की प्रतिनिधि सभा कौन है? तो लोकसभा। जनता की प्रतिनिधि सभा कौन है? लोकसभा। राष्ट्रपति के लिए कितनी आयु होगा? कितनी आयु जरूरी है? तो राष्ट्रपति के लिए आयु जरूरी है 35 वर्ष, मतलब राष्ट्रपति हो या राज्यपाल दोनों 35 वर्ष की उम्र में ही बन सकते हैं। उसके बाद बोला है राष्ट्रपति को कौन चुनता है? तो राष्ट्रपति को लोकसभा, राज्यसभा और मतलब जो निर्वाचित सदस्य वही चुनेंगे, लोकसभा और राज्यसभा। मनोनयन वाला नहीं भाग लेते हैं। उसके बाद साथ में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन कौन केंद्र शासित प्रदेश आते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जहाँ जहाँ विधानसभा है वहाँ के आते हैं। दिल्ली में है, पुदुचेरी में है और जम्मू कश्मीर में। यहाँ के विधानसभा में क्या है? यहाँ के विधानसभा में सीट है, जिसके कारण है कि राष्ट्रपति के चुनाव में वो भाग लेते हैं, क्योंकि यहाँ चुनाव होता है और जब चुनाव होगा तो स्वाभाविक है कि उनको भाग लेना पड़ेगा। उसके बाद है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि के द्वारा होता है? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति को जिस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? महाभियोग कहा जाता है, उसे महाभियोग कहा जाता है। राष्ट्रपति को कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, ये गलती लिखा गया, ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इस बात को ध्यान में रखिए। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बने थे। पहले राष्ट्रपति प्रतिद्वंदी कौन बने थे? मतलब प्रतिद्वंदी मतलब इनके विरोध में कौन खड़ा हुए थे? तो केटी शाह इनके विरोध में, राजेंद्र प्रसाद के विरोध में खड़ा हुए थे। किस राष्ट्रपति को कोई प्रतिदिन भी नहीं हुए, सॉरी प्रतिद्वंदी होगा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, प्रतिद्वंदी समझ लीजिए, प्रतिद्वंदी नहीं हुए। तो नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे, इसीलिए इनके कोई प्रतिद्वंदी नहीं हुए। इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है, इसलिए हमने क्वेश्चन यहाँ अलग ढंग से डाला है कि उनका प्रतिद्वंदी कौन नहीं हुआ? तो नीलम संजीव रेड्डी, क्योंकि ये निर्विरोध चुने गए थे। बोला है वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रतिद्वंदी कौन थे? तो वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रतिद्वंदी कौन थे? तो यहाँ पे मिस्टेक है, छूट गया है। आप याद रखिए यशवंत सिन्हा हुए थे। कौन हुए थे? यशवंत सिन्हा, ठीक है। यशवंत सिन्हा इनके प्रतिद्वंदी थे, मतलब इनके विरोध में खड़ा हुए थे। राष्ट्रपति कितने तरह का संकट का अधिकार है? मतलब राष्ट्रपति को कितने तरह का आपात घोषित करने का अधिकार है? तो 3 तरह का, ठीक है। 3 तरह के आपात घोषित कर सकता है। एक संवैधानिक, एक आर्थिक और एक होता है आपका संवैधानिक है, आर्थिक और एक राष्ट्रीय। हाँ, राष्ट्रीय, संवैधानिक और आर्थिक, 3 तरह के मतलब संकट वो घोषित कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक बोला है
पहले तरह का संकट कितनी बार घोषित हो चुका है, तो अर्थात राष्ट्रीय आपात कितने बार घोषित हो चुका है, तो 1962 में, 1971 में, 1975 में 3 बार अभी तक आपात घोषित हो चुका है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। पूछा जाएगा कि पहली बार आपात कब घोषित किया गया राष्ट्रीय आपात, तो याद रखिएगा पहली बार राष्ट्रीय आपात 1962 में। लेकिन जैसे ही बोलेगा कि पहली बार वित्तीय आपात कब घोषित किया गया, तो वहाँ एक भी नहीं होता है, याद रखिएगा, क्योंकि एक भी बार वित्तीय आपात नहीं घोषित किया गया है। दूसरी तरह का संकट कहाँ लगाए जाते हैं, दूसरी तरह के संकट कहाँ लगाए जाते हैं, तो संवैधानिक संकट जो राज्य में लगाए जाते हैं। कहाँ लगाए जाते हैं, राज्य में। अगर राज्य का कोई संविधान सरकार नहीं बन पाता है तो उस समय संवैधानिक संकट आ जाता है। आगे बोला है आर्थिक संकट। आर्थिक संकट नहीं बोला है कौन सा अभी तक एक बार भी नहीं आया है, तो आर्थिक संकट अभी तक एक बार भी नहीं आया। आपातकालीन घोषणा की स्वीकृति कितने दिनों के अंदर मिल जानी चाहिए। मतलब कहने का मतलब अगर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर देते हैं तो उसको संसद की स्वीकृति की जरूरत होती है, तो कितने दिनों के अंदर संसद को स्वीकार करना होगा, अन्यथा वो आपातकाल खत्म हो जाएगा। तो 30 दिनों के भीतर संसद को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर 2/3 बहुमत से, कितने बहुमत से, 2/3, अगर 2/3 बहुमत से अगर स्वीकार नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि वो आपातकाल खत्म हो जाएगा, मतलब इमरजेंसी हट जाएगा, राष्ट्रपति अगर घोषित कर देते हैं तो। ठीक है, राष्ट्रपति कब संकट काल की घोषणा करते हैं, जब मंत्रिमंडल लिखित रूप से निर्णय भेज देते हैं। मतलब मंत्रिमंडल उनको लिखित रूप से निर्णय भेज देते हैं कि आप आपात लगा दीजिए, तब उस परिस्थिति में राष्ट्रपति क्या करते हैं, आपात घोषित कर देते हैं। राष्ट्रपति कब राष्ट्रीय संकट घोषित कर सकते हैं, तो सशस्त्र विद्रोह के समय कर सकते हैं। उस समय सशस्त्र विद्रोह जब होगा तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति आपात घोषित कर देंगे। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति आपका है, उपराष्ट्रपति कौन है, यहाँ पे नहीं दिया गया, वर्तमान में है जगदीप धनखड़ है उपराष्ट्रपति। ठीक है, वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़। लोकसभा अधिवेशन बुलाने का काम किसका है, तो लोकसभा अधिवेशन बुलाने का काम जो है राष्ट्रपति का है। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम भी राष्ट्रपति का है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करने का काम किसका है, लोकसभा स्पीकर का। इस बात को ध्यान रखें। कानून में ध्यान रखेंगे, कानून में संशोधन का अधिकार किसके पास है, तो कानून में संशोधन का अधिकार संसद को है, कानून संशोधन वो कर सकते हैं। ठीक है, संघीय कार्यपालिका के रूप में कौन कार्य करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं, उपराष्ट्रपति करते हैं, मंत्रिपरिषद करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। संघीय कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री आते हैं। संविधान के अनुसार भारत है, भारत राज्यों का संघ है, भारत जो है ना राज्यों का संघ है। सरकार के कितने अंग है, तो सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। पहले उपराष्ट्रपति कौन बने थे, तो पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन सिंह। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान में जगदीप धनखड़ है, वर्तमान में जगदीप धनखड़ है। उपराष्ट्रपति कौन चुनते हैं, तो सांसद चुनता है। कौन चुनता है, सांसद। सांसद का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति नहीं चुनते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति भी अभिन्न अंग माने जाते हैं सांसद के। इस बात को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बोला है उपराष्ट्रपति को हटाने के अधिकार किसके पास है, तो राज्यसभा को है। राज्यसभा उपराष्ट्रपति को हटा सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्य कौन करता है, ये नहीं होगा। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्य कौन करते हैं, तो उपराष्ट्रपति करते हैं। अगर राष्ट्रपति बीमार हो गया, अगर अब्सेंट हो गया, अगर मर गए, तो उस परिस्थिति में कौन काम करेगा, तो उपराष्ट्रपति काम करेंगे। ठीक है, बोला है मंत्री के कितने प्रकार होते हैं, मंत्री के 3 प्रकार होते हैं। एक मंत्रिमंडल का होता है, एक राज्य मंत्री होता है, एक उप मंत्री होता है। ठीक है, 3 तरह का मंत्री होता है, याद रखिएगा, उप मंत्री, राज्य मंत्री और मंत्रिमंडल। बोला है मंत्री परिषद होगा, यहाँ पुरुष लिखा गया। मंत्री परिषद अपने कार्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायी है, किसके प्रति उत्तरदायी है, तो ये हो जाएगा लोकसभा, सामूहिक रूप से लोकसभा के और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के। ठीक है, सामूहिक रूप से लोकसभा के और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के उत्तरदायी है कौन, मंत्री परिषद। मंत्री परिषद की सलाह पर विचार का अधिकार कौन संशोधन दिया, मतलब कहने का मतलब है मंत्री परिषद की सलाह करने का जो अधिकार है वो कौन सा संशोधन दे दिया है, तो 44वां संविधान संशोधन कि राष्ट्रपति क्या करेंगे, मंत्री परिषद से सलाह लेंगे। उसके बाद है राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्रणा देता है। सलाह और मंत्रणा कौन देता है राष्ट्रपति को, तो संघीय मंत्रिपरिषद। संघीय मंत्रिपरिषद ही राष्ट्रपति को सलाह और मंत्रणा देता है। संघीय मंत्रिमंडल सभापति कौन होते हैं, तो सभापति होते हैं प्रधानमंत्री। मतलब जो मंत्रिपरिषद होता है संघ का, उसके मेन आदमी कौन होता है, तो प्रधानमंत्री
होते हैं। वो चाहेंगे तो जिसको मंत्री बना सकते हैं, वो चाहेंगे तो जिसको मंत्री हटा सकते हैं। अर्थात प्रधानमंत्री का इतना पावर होता है। हाँ, प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो प्रधानमंत्री को नियुक्त करने वाले हैं राष्ट्रपति, ठीक है। लेकिन मंत्रिपरिषद के सलाह पर करते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, लेकिन किसके सलाह पर? मंत्रिपरिषद के सलाह पर। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो इंदिरा गांधी भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री बने। बोला है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मोरारजी देसाई बने हैं। प्रथम युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो राजीव गांधी प्रथम युवा प्रधानमंत्री बने हैं। वह प्रधानमंत्री जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, तो लाल बहादुर शास्त्री। वह प्रधानमंत्री जो जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया, नरेंद्र मोदी, ठीक है। नरेंद्र मोदी जय विज्ञान का नारा दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ है। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट बने हैं वो 26 जनवरी 1950 को ही बने हैं। बोला है कि स्थापना के समय न्यायाधीश की संख्या कितनी थी? तो स्थापना के समय न्यायाधीश की संख्या 8 थी, ठीक है। वर्तमान में न्यायाधीश की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 34 है, ठीक है, जिसमें से 33 अन्य न्यायाधीश है और एक मुख्य न्यायाधीश है। 33 + 1 का कंस्ट्रक्शन हो गया है। उस समय 7 + 1 का कंस्ट्रक्शन था। तो उस समय आपसे पूछेगा मुख्य न्यायाधीश तो 1 और 7 गो अन्य न्यायाधीश। अन्य न्यायाधीश पूछेगा तो आंसर 7 हो जाएगा, लेकिन टोटल पूछेगा तो 8 हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी यहाँ भी अन्य न्यायाधीश खाली पूछता तो 33 आंसर हो जाता। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए शर्त क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए शर्त जो है, या तो वो उच्च न्यायालय में 5 साल न्यायाधीश बने रहे हो, या तो वो 10 साल तक वकालत किए हो, ठीक है। 2 शर्त है। एक पहला शर्त तो 5 साल तक वो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश मतलब जज बने रहे हो, या 10 साल तक उसमें वकालत किए हो, तभी जाकर के वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं। बोला सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर बने रहने की उम्र क्या है? मतलब कितने उम्र तक बना रह सकता है? तो 65 वर्ष तक उम्र तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने रह सकते हैं। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया होगा। यहाँ जी कानिया लिखा गया, जे कानिया होगा, ठीक है। हीरालाल जे कानिया प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो DY चंद्रचूड़ वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। 50वें नंबर का मुख्य न्यायाधीश है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, DY चंद्रचूड़। राष्ट्रपति कानूनी मामले में किससे परामर्श लेते हैं? तो कानूनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से, मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। वर्तमान में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य को शपथ जो है ना, राज्य को शपथ उच्च न्यायालय के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश। एक खाली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल कब तक बने रह सकते हैं? जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक, ठीक है। राष्ट्रपति चाहेंगे तो 10 दिन में हटा सकते हैं, राष्ट्रपति चाहेंगे तो 6 साल भी 8 साल भी रख सकते हैं। ये राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक। इसीलिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल काम करते हैं। राज्यपाल कितने सदस्य को विधान परिषद में मनोनीत करते हैं? तो राज्यपाल जो है ना, विधान परिषद का 1/6 मतलब 1/6 सदस्य जो है ना मनोनीत करते हैं। मतलब कुल जितना सदस्य होगा उसका 1/6 से गुना कर लीजिए, उतना सदस्य का मनोनयन करते हैं। राज्यपाल को किसकी सलाह बाध्यकारी है? बाध्यकारी लिखा गया, बाध्यकारी है मुख्यमंत्री, मतलब मुख्यमंत्री की सलाह मानना पड़ेगा। राज्यपाल को मुख्यमंत्री की सलाह मानना पड़ेगा। राज्य में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है, लेकिन सीधे प्रधान अगर गवर्निंग प्रधान पूछेगा तो राज्यपाल हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल ही करते हैं। किसके सलाह पर? तो मंत्री, राज्य की मंत्री विधानसभा या मंत्रिमंडल के सलाह पर। सबसे अधिक दिनों तक मुख्यमंत्री कौन बने रहने का रिकॉर्ड है? तो श्री कृष्ण सिंह 15 वर्षों तक बने रहे हैं। अगर नीतीश कुमार जी अपनी कार्यकाल पूरा कर लेते हैं तो उस समय अब नीतीश कुमार जी भी 15 वर्ष तक हो जाएंगे। विधानमंडल के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिन तक मुख्यमंत्री बन सकते हैं? मतलब विधानमंडल के अगर वो सदस्य नहीं है और चाहेंगे मुख्यमंत्री बनना तो बन सकते हैं, लेकिन कितने दिन तक? ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना। 6 महीना के बाद उसको हटना पड़ेगा, या तो किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखना है। विधानसभा के नेता कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन अगर यही चीज़ लोकसभा का नेता पूछेगा तो प्रधानमंत्री होगा। इस बात को ध्यान में रखें। राज्य विधान मंडल में कौन आते हैं? विधानमंडल में कौन कौन आता है? तो विधानसभा आता है,
ठीक है, राज्यपाल आता है और विधान परिषद आता है। विधानमंडल हम बोल रहे हैं तो विधानमंडल में कौन कौन आता है? विधानसभा, राज्यपाल और विधान परिषद। बोला है विधानसभा में अधिकतम न्यूनतम सदस्यों की संख्या, अधिकतम और न्यूनतम। तो विधानसभा में अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 500 रह सकता है और कम से कम तो 60 रह सकता है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ठीक है। कम से कम कितना? तो 60 और ज़्यादा से ज़्यादा कितना? तो ज़्यादा से ज़्यादा 500। बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो 243 सदस्य है। बिहार विधान परिषद में कितने सदस्य अनुसूचित जाति के आरक्षित है? विधान परिषद नहीं होगा, विधानसभा होगा, ठीक है। बिहार विधानसभा में कितने जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो एससी के लिए 38 है, वही एसटी के लिए 2 है, अर्थात ओवरऑल 40 गो सीट जो है ना संरक्षित है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और उस समय क्या पूछता है? अनुसूचित जाति एससी पूछ रहा है कि एसटी पूछ रहा है? एससी पूछ रहा है कि एसटी? एसटी में 2 है और एससी में क्या है? 38 गो। इस बात को आपको ध्यान रखना है। बोला बिहार विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य हो, मतलब कम से कम कितना विधान परिषद में सदस्य होना चाहिए? तो होना चाहिए आपको 40, ठीक है। कम से कम विधान परिषद में कितने सदस्य होने चाहिए? 40 सदस्य होने चाहिए। बिहार विधान परिषद, विधानसभा अलग होता है, विधान परिषद अलग होता है। अभी हम विधानसभा में बोले हैं 60, याद रखिएगा। विधान जब सभा आ जाएगा तो 60, लेकिन विधान परिषद आ जाएगा तो 40। कम से कम कै गो होना चाहिए? तो 40 हो। 40 से ऊपर जितना हो जाए हो सकता है, लेकिन 15% से ज़्यादा नहीं होगा। विधान परिषद में विधानसभा के 15% से अधिक सदस्य नहीं रह सकते। इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो परिषद में आपको 75 है जो विधान परिषद में है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बिहार में कितने सदन हैं? तो बिहार में 2 सदन हैं, एक विधानसभा है, एक विधान परिषद है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो बिहार का जो विधानसभा है, विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन विधान परिषद पूछेगा, ठीक है, विधान परिषद पूछेगा तो 6 वर्ष का सदस्य का, ठीक है, सदस्य का कार्यकाल। लेकिन सदस्य नहीं रहेगा तो ध्यान रखिएगा विधान परिषद हटता नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, अस्थायी सदन है वो। तो यहाँ पे बोला है विधान परिषद में सभापति, विधान परिषद के सभापति कहाँ से चुने जाते हैं? जो सभापति होते हैं वो कहाँ? विधान परिषद से ही चुने जाते हैं। मतलब विधान परिषद के जो सभापति होंगे वो कहाँ से आएंगे? तो विधानसभा से ही, विधान परिषद से ही आएंगे। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हो गया था? तो 1 मार्च 1916। पटना उच्च न्यायालय में कितने मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश हैं? तो पटना उच्च न्यायालय में आपको ध्यान रखना है कि न्यायाधीश टोटल है 52, ठीक है। एक मुख्य न्यायाधीश है, तो टोटल के टोटल कितने हो जाएंगे? 53। इस बात को ध्यान में रखिए। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो सर एडवर्ड मेनर, ठीक है। सर एडवर्ड मेनर ने पहली बार मुख्य न्यायाधीश बने थे। वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो कृष्ण विनोद चंद्र है। वर्तमान में कृष्ण विनोद चंद्र है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कब तक बने रह सकते हैं? तो 62 वर्ष की उम्र तक बने रह सकते हैं। 62 वर्ष हो जाएगा तो खत्म, मतलब उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। बिहार में ग्राम कचहरी की व्यवस्था कब की गई? तो बिहार में ग्राम कचहरी की व्यवस्था 2006 में। ग्राम कचहरी को अधिक से अधिक कितना जुर्माना लगेगा? तो ग्राम कचहरी में अधिक से अधिक अधिकार कितने का है? मतलब कितना जुर्माना लेने का, वसूलने का अधिकार है? 1000। 1000 से ज़्यादा ग्राम कचहरी में कोई जुर्माना नहीं कर सकता है, ठीक है। ग्राम कचहरी को कितने रुपए तक दीवानी मुकदमे सुन सकते हैं? मतलब सुनने का अधिकार है। तो याद रखिएगा कि 10,000 तक के मुकदमा वो सुन सकता है। 10,000 से ज़्यादा के मुकदमा ग्राम कचहरी में नहीं सुना जा सकता है। उच्च न्यायालय के अधिकार क्या क्या है? उच्च न्यायालय के अधिकार क्या क्या हैं? तो प्रारंभिक अधिकार है, अपीलीय अधिकार है, प्रशासकीय अधिकार है, अधीक्षण अधिकार है। ये मतलब इस सब उच्च न्यायालय के अधिकार है। न्यायपालिका का सबसे छोटा न्यायालय कौन है? सबसे छोटा न्यायालय जो है ग्राम कचहरी है। बोला है सेशन कोर्ट किसे कहा जाता है? तो फौजदारी न्यायालय को सेशन कोर्ट कहा जाता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या है? तो राजस्व न्यायालय को हम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहते हैं। मानवाधिकार के लिए घोषणा पत्र कब स्वीकार कर लिया गया? तो यूएनओ के द्वारा कब स्वीकार कर लिया गया? तो 10 दिसंबर 1948 को घोषणा पत्र स्वीकार होता है। तब से हम 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। इसलिए पूछा गया है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो 10 दिसंबर को। आगे बोला है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा कर दी गई। इसे लागू कब कर दिया गया? तो ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ है। हालांकि ये शामिल कब हो गया? 2002 में।
अभी बताए हैं 86वां संविधान संशोधन के जरिए, लेकिन इसको लागू 1 अप्रैल 2010 को हुआ है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो 11 है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। सूचना का अधिकार संपूर्ण देश में कब लागू हुआ? तो 12 अक्टूबर 2005 में पूरे देश में सूचना का अधिकार लागू हुआ है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के कितने प्रकार के रीट जारी करता है? रीट होगा। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रीट जारी करते हैं? तो अनुच्छेद 32 के तहत उच्च न्यायालय करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय करते हैं। कौन करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। कितने प्रकार के? 5। लेकिन अनुच्छेद 266 के तहत जो है ना उच्च न्यायालय करते हैं, जो 6 प्रकार के रीट जारी करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। न्यायाधीश अधीनस्थ न्यायालय से अभियोग के संबंध में सारा रिकॉर्ड मंगवाना। मतलब कहने का मतलब है कि उत्प्रेषण का क्या अर्थ है? यहाँ पे बोला है कि हम जो रीट होता है, रीट में एक उत्प्रेषण आता है। तो उत्प्रेषण का क्या मतलब होता है? तो उत्प्रेषण का मतलब है कि जितना किसी पर आपने आरोप लगाया है, तो ज़्यादा दिन तक, मतलब अधीनस्थ न्यायालय ज़्यादा दिन तक उसको रोक के रखा है और उसको ना फैसला दे रहा है और ना कुछ आगे भेज रहा है। तो इसीलिए क्या करेगा कि ऊपर का जो न्यायालय होगा उस पर रीट जारी करके भेजेगा कि भाई जितना रिकॉर्ड है सब के सब हमारे यहाँ भेजो। ठीक है, भेजने का इसी को कहते हैं उत्प्रेषण। मतलब कहेगा कि उसको दबाव देगा, दबाव देना उत्प्रेषण है, सिंपल भाषा में बोला है। अधिकार परीक्षा, एक अधिकार परीक्षा रीट होता है, परीक्षा। तो अधिकार परीक्षा का क्या मतलब है? इसका मतलब है नियुक्ति सही नहीं होने पर न्यायालय रोक लगाता है। मतलब मान लो कि किसी को धांधली से नियुक्ति कर दिया, तो न्यायालय उस पर क्या करेगा? रीट जारी करके कहेगा तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, और रोक लगा देगा। क्या कर देगा? रोक लगा देगा। एक बंदी प्रतीक्षाकरण रीट होता है, ये भी रीटे है। तो गलत ढंग से किसी को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो न्यायालय कहेगा जल्दी हमारे यहाँ लाओ, अगर तुम उसको गिरफ्तार किए हो हम उसका सुनवाई करेंगे। तो इस तरह का रीट जारी होता है। 3 रीट हमें बता दिए, 5 रीट टोटल जारी किए जाते हैं। लिच्छवी गणतंत्र कहाँ थी? तो वैशाली में थी, बता चुके हैं। विधि के शासन का क्या अर्थ है? तो विधि के शासन का अर्थ है कानून के समक्ष समानता और संरक्षण, समानता और संरक्षण। बोला है दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन बने थे? नेल्सन मंडेला। याद रखिएगा, अश्वेत पूछेगा तो नेल्सन मंडेला। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब अंत हो गया? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब अंत हो गया? तो 1858 में। जैसा कि पता है क्राउन का शासन यहाँ से हो जाता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में डायरेक्टली 1947 भी रहेगा उस समय, याद रखिएगा। तो बच्चा बहुत ये सोच लेगा कि हमारा देश आज़ाद हुआ है 1947 में, तो यही लगा देगा। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी होता है, क्राउन नहीं होता। ठीक है। चुनाव चिन्ह आवंटन कौन करता है? तो चुनाव चिन्ह निर्वाचन आयोग आवंटन करते हैं। मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? तो भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है। कैसा है? संघात्मक है। भारत में कैसा राज्य है? भारत एक कैसा राज्य है? भारत कल्याणकारी राज्य है। भारत कैसा है? कल्याणकारी राज्य। भारत कैसा राज्य है? तो भारत कल्याणकारी राज्य है। ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक पारित होने का शर्त, यहाँ शर्त होगा। क्या शर्त है? तो संविधान संशोधन विधेयक पारित होने का शर्त है कि लोकसभा राज्यसभा 2/3 बहुमत से अगर करते हैं, 2/3 बहुमत से स्वीकृति करते हैं, तभी जाकर के संविधान संशोधन विधेयक पारित हो जाता है। अध्यादेश जारी कौन करता है? तो अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करते हैं। संघात्मक व्यवस्था न्यायपालिका कैसी होती है? तो एकहरी होती है। संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका कैसी होती है? एकहरी। ठीक है। बोला सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करते हैं। राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसके सलाह से लेते हैं? मुख्य न्यायाधीश, मतलब मेन न्यायाधीश है, उनके सलाह के बिना राष्ट्रपति जो है ना नहीं कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। बोला है न्यायाधीश के पद को कौन हटा सकता है? मतलब न्यायाधीश को पद से कौन हटा सकते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं। मतलब मुख्य न्यायाधीश जो है, मुख्य न्यायाधीश को कौन हटा सकता है पद से? न्यायाधीश को, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करके ही हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के पुनर्विलोकन की शक्ति का क्या अर्थ है? मतलब पुनर्विलोकन की शक्ति जो है कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कानून की जाँच करेगा, कार्यपालिका का आदेश जाँच करेगा, यदि वह सही नहीं है तो उसे
असंवैधानिक होगा, असंवैधानिक घोषित कर देगा, मतलब कहेगा कि भाई ये संविधान में लागू नहीं हो सकता है। अगर कोई विधायिका कानून बना के भेजता है, मतलब संसद कानून बना के भेजता है, अगर उसको न्यायपालिका को लगेगा, जांच करेगा उसको, मतलब यही शक्ति के द्वारा जांच करता है, कौन, पुनर्विलोकन की शक्ति के द्वारा जांच करके उसको गलत और सही कह देता है। ठीक है, एक बार हुआ है मात्र, कौन सा संशोधन हुआ था, 99वां संशोधन हुआ था, उस समय कोलेजियम पद्धति के लेकर के एक बार संविधान मतलब न्यायपालिका ने उसको गलत करार कर दिया और उसको मानने से इनकार कर दिया था। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। मौलिक अधिकार का रक्षक कौन है, तो मौलिक अधिकार का रक्षक जो है ना, सर्वोच्च न्यायालय है। मतलब हमारा जो मौलिक 5 प्रकार का अधिकार है, मौलिक अधिकार, ये कौन रक्षा कर रहा है, तो ये कर रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के स्वतंत्रता पर अंकुश कौन संशोधन लगाता है, मतलब एक बार संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को घटा दिया था, तो कौन, 42वां, फिर 44वां के द्वारा उसको सुधार कर दिया गया, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। केवल विधानसभा में प्रस्तुत होने वाले विधेयक कौन कौन है, तो धन विधेयक सिर्फ विधानसभा में ही पेश होते हैं, या लोकसभा, अगर देश के है तो लोकसभा, अगर राज्य के है तो विधानसभा, ये ध्यान रखिएगा। राज्य न्याय प्रशासन के शीर्ष पर कौन होता है, तो राज्य न्याय प्रशासन के शीर्ष पर उच्च न्यायालय है, मतलब राज्य में सबसे ऊपर कौन है, उच्च न्यायालय। जिला सेशन जज की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य सरकार करता है। जिला सेशन जज की नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार। भारत का संविधान राज्य के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है, तो भारत का संविधान जो है 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं। बोला है क्या है, हाँ सत्ता होगा। सत्ता के अधिकार के अंतर्गत कौन समानताएं आती है, मतलब कौन समानताएं आती है, तो कानून के नज़र में यहाँ सत्ता नहीं, समता होगा, क्या होगा, समता के अधिकार 14 से लेकर 18 तक है, जैसा कि आपको पता है। तो बोला है कि कौन समानता होता है, तो कानून के नज़र में समानता, ठीक है, और भेदभाव का अंत, ठीक है, भेदभाव का अंत। समता के अधिकार आता है ना, भेदभाव का अंत। अस्पृश्यता जो है ना, जो 17 का दिया है, वो भेदभाव का अंत कर रहा है, क्या कर रहा है, भेदभाव का अंत। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है उपचारों के अधिकार में क्या क्या अर्थ है। एक उपचारों के अधिकार होता है, जो रीट में हम चौथा रीट बता रहे हैं, ठीक है, चौथा रीट जो है उपचारों का अधिकार, इसमें मौलिक अधिकारों का न्यायालय द्वारा संरक्षित किया जाता है, मौलिक अधिकारों को न्यायालय द्वारा संरक्षित किया जाता है। तो यहीं पे हम अपना वीडियो एंड करते हैं। अभी एक पार्ट और आएगा पॉलिटी का, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाने के कारण